have completed our first chapter. Now we are going to start our question answer. कि how you write question answer. ठीक है, इसके अभी कल फोटो वगैरह भेजने रह गए हैं. अभी चैप्टर के मैं ना पूरा ही चैप्टर का भेज दूंगी. आज मैं आपको वीडियो जब अपलोड होगी आपकी, उसके बाद में पूरे ही चैप्टर का आपको फोटो भेज दूंगी. अब क्वेश्चन आंसर. तो नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ यू राइट क्वेश्चन आंसर. देखिए सी फर्स्ट जो है आपका पेज नंबर 10. अब फर्स्ट क्वेश्चन. Communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is bridge of meaning. ये जो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन आप कट कर दीजिए. कट योर फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन आप कट कर दीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन. Write a note on the need of importance of business communication. सेकेंड कम्युनिकेशन, सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा जो इम्पोर्टेंस है. तो आप देखिए अब मैं आपको बताती हूँ आपका बिजनेस कम्युनिकेशंस. सेकेंड पेज नंबर 6. पेज नंबर 6. Open page number 6 and for second third paragraph. The modern communication technique है ना, वो नहीं, वहाँ से नहीं, उसी पैराग्राफ में देखिए. Today the businessmen most commonly use telephone and mobile phone to get information about the market trend and to make business deal. यहाँ से today से लेकर how to make deals, how to make deals, कंप्लीट पैराग्राफ. टुडे द बिजनेसमैन से लेकर आप जो है हाउ टू मेक डील. पेज नंबर 6 पैराग्राफ 3. ठीक है, पैराग्राफ 3 पेज नंबर 6 और आपका थर्ड पैराग्राफ में टुडे से लेकर टुडे द बिजनेसमैन से लेकर आपका टू मेक डील्स तक आपका ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर. Now the third. Attempt a suitable definition of term communication. Cut this question also. Third questions cut कर दीजिएगा. Next 4. The single most significant characteristic of the human race in the ability to communicate. Discuss. Question number 4. Question number 4, 7, 6. Just a minute. अभी इसको आप छोड़ दीजिएगा, अभी मैं इसको मार्क कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 5. अभी क्वेश्चन 4 छोड़ दीजिएगा. राइट डाउन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. वेरी सिंपल. और ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में 9 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको लिखवाई है, उसमें से आप कोई से भी 5 जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन राइट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट. ये क्वेश्चन आपका जो है लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया है, ये 19 में आ चुका है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट. इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है. वे क्यों होती है? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, टू ट्रांसमिट आवर मैसेज, इंफॉर्मेशन. पीछे आपका देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा 6 में. ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है. ये रहा, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए पेज नंबर 2. ओपन पेज नंबर 2 और लास्ट पैराग्राफ. कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट पैराग्राफ. कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑफ आइडियाज फुल, यहाँ कर से लेकर पार्ट ऑफ सोसाइटी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. 7.
कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, इट इज ट्रू कि कम्युनिकेशन उतना ही पुराना है जितना कि ये संसार है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे रिसेंट टाइम में जब हमारे आदि मानव थे, जब वो मानव में ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए, और सबसे पहले यानी कि कम्युनिकेशन के लिए मैंने बताया था कि साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, कि वो इशारों के द्वारा बातचीत करते थे। तो जब यानी कि जब हमारी नॉलेज एक्सटेंड हुई, यानी कि बढ़ी, हमें हमारा दिमाग मतलब ये आया कि अब हमें बातचीत करनी चाहिए, तो यानी कि जब से संसार पुराना है उसी से कम्युनिकेशन अपने आप में भी हो चुका है। इसका उसी ऊपर देखिए, उसी पैराग्राफ से यानी कि पेज नंबर 2, उसी से ही आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे वाला, इनकी नीचे का सेकंड पैराग्राफ तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ऊपर वाला है आपका 7 क्वेश्चन का आंसर। व्हेन द लिविंग बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस दे नीडेड वन अनदर टू एंड टू यूटिलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, यानी कि जब से एक्सिस्टेंस यानी कि प्रभाव में आए ह्यूमन बींग्स, तो उन्होंने जो है अपनी और दूसरों की उपस्थिति को भी महसूस किया कि वो भी है। दे ट्राई टू कन्वे देयर फीलिंग्स टू अदर्स, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। दस बिगिन द कम्युनिकेशन, और इस प्रकार जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। सो इट इज एप्रोप्रिएट टू से दैट कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, but in early age of human civilization and method of communication were different। जो मैंने आपको बताया था पीछे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में एनिसेंट टाइम में वही बताया है कि लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जो है पुराना है उसी तरह से। तो ये आपका 7 क्वेश्चंस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। बिल्कुल, लिस्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब उसमें तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जितने भी हैं आपके एनिसेंट टाइम से, मतलब मॉडर्न टाइम के लिखने हैं तो मॉडर्न टाइम के तो बहुत सारे, फैक्स, इंटरनेट, टेलीफोन, टीवी, जितने भी आप मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आप सब राइट कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको अपने आप राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट मीन्स। डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, ओपन पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के सेकंड पैराग्राफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ से लेकर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 9 का आंसर। फिर है 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बच्चों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रखा है, वही पैराग्राफ इसमें राइट कर लेंगे। हमें देखिए इस लेवल पर आकर डिफरेंस के लिए हमें शो करने के लिए ये नहीं है कि हम जो है स्टूडेंट्स की तरह, बच्चों की तरह से बीच में लाइन खींचे और फॉर्मल यहाँ लिख दें, इनफॉर्मल यहाँ लिख दें। कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन आप बेटर यही कि आप पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन लिख दें, यहाँ पे इस लाइन को ना लिखे, पहले आप फॉर्मल लिख दें और फॉर्मल के बाद फिर आपका इनफॉर्मल। ठीक है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को राइट करें। और ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, बट डिफरेंस का मतलब ये है कि हमें इन दोनों के बारे में अलग अलग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, explain verbal and non-verbal forms of communication. This is also types of communication, verbal and non-verbal communications। उसमें इसी तरह लाइकवाइज आपका जो है 11 चैप्टर उसमें 10 चैप्टर के बाद इसमें आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपका इससे ऊपर भी रह गया क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आप वो भी राइट कर लेंगे। एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल, वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट का है आपका ये इंपॉर्टेंट है, वही आप ऐसे ही करेंगे। एक्सप्लेन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, एक्सप्लेन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये भी उसी नहीं है।
अब डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स कौन सी हो गई आपकी? लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो इसमें से आप जो है लिसनिंग और रीडिंग में से आपको जो है इसमें से थोड़ा थोड़ा अपने आप ही आप लिख लीजिए, ठीक है ना, अपने आप इसको इसमें से थोड़ा थोड़ा सा दोनों में से लिसनिंग एंड रीडिंग आप कर लीजिएगा। लिसनिंग एंड रीडिंग के बारे में ही बताना है आपसे, अभी आपको ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं लिखना है, बस केवल लिसनिंग और रीडिंग के बारे में आप एक छोटा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो एक क्वेश्चन होगा, आपका पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और 3 मार्क्स के हिसाब से जो है बच्चों आपको आंसर राइट करना है। आंसर राइट का मतलब है कि 3 क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब आपकी जो आंसर शीट हो उसकी हाफ पेजेस होना चाहिए, मतलब 10-12 लाइनें तो होनी चाहिए जो उसमें आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इतना आप राइट कर देंगे। उसके बाद में व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ रीडिंग टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, यानी कि आपका मेजर सोर्स ऑफ रीडिंग टेक्निक। अब रीडिंग टेक्निक में मेजर सोर्स आपके कौन से हैं, देखिए, यानी कि 16। अब जो पेज नंबर 9, ओपन पेज नंबर 9, और उसके बाद में लास्ट जो है आपका ड्रॉबैक्स के बाद में नीचे, इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन वर ऑर्डिनरी, तो ये जो है आपका ये है 16। यहाँ से पूरा पैराग्राफ मोर इफेक्टिवली आपका है, ये पूरा आपका पूरा पैराग्राफ, यानी कि इन अर्ली एज ऑफ द लाइफ प्रोसेस द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन वर ऑर्डिनरी। ये आपको बता रहे कि जो अर्ली एज थी, जो उसमें टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन थी वो ऑर्डिनरी थी। दे वर लेस रिलायबल एंड टुक ए लॉट ऑफ टाइम, और जो कि थी वो उनको जो रिलायबल भी नहीं थी और उसमें बहुत टाइम लगता था। वो कौन से मेथड थे, यानी कि एंसेंट टाइम में हॉर्स राइडर, स्मोक फायर, ड्रम बीट्स, है ना, और ये होमली पिजन्स, तो क्या होता है कि रिलायबल नहीं थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम भी बहुत लगता था, तो ये चीज़। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस these techniques have improved greatly and today we have more reliable and quick means of communication। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस होते चले गए, आज के डेट में हमारे पास क्विक इंफॉर्मेशन का टेक्निक मतलब सेंड करने के लिए जो है हमारे पास, कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा मैसेज सेंड हो जाता है। इन दिस टेक्निक्स वी यूज टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट फॉर टॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो दे रही, ठीक है ना। ये सारा पैराग्राफ समझाने वाला जो डिफिकल्ट लग रहा है तो वो मैं आपको हाथों एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और बाकी मैं आपको बता रही हूँ। 16 नेक्स्ट 17 व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रीडिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ रीडिंग। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है निगेटिव, और मैंने बोला ना कि इसमें रुकावटें निगेटिव। अब देखिए ऊपर वाला, इसी से देखिए 16 के ऊपर वाला जो है, ऑल्दो रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन येट इट हैज सम ड्रॉबैक्स, दीज आर फॉलोज, ये जो मैंने आपको बताई थी पूरी। ये आपका ऑल्दो से लेकर आपका कम्युनिकेशन थ्रू आपका रीडिंग, है ना, ये पूरा पैराग्राफ आपका ऑल्दो रीडिंग से लेकर पूरी जो है आप इसमें राइट करते हैं। 18 हाउ हैव मॉडर्न मशीन हेल्प्स इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक, मॉडर्न मशीन हेल्प इन कम्युनिकेशन टेक्निक। मॉडर्न आप मशीन का देखिए कि मॉडर्न वर्ड आपका ये जो है मॉडर्न वर्ड, आप देखिए पेज नंबर, इसी में जो है आपका पेज नंबर 6 में जो बिजनेस का वो था ना, वही पूरा पैराग्राफ है आपका। टू मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक हैवली इफेक्टेड एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ। अब इसमें आप क्या करना है, क्योंकि इसमें ऊपर एक ही लाइन ऐड करनी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है, तो आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइट करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस आप 18 क्वेश्चन लिख लेंगे और उसके ऊपर वाली वो लाइन लिख के ऐड कर देंगे। डबल आपको नहीं लिखना, ठीक है ना, डबल मेहनत नहीं करनी है आपको जो है केवल आपको इस तरह से ये क्वेश्चन को लिखना है। जब आप सेकंड का क्वेश्चन का आंसर लिखें स्टूडेंट्स, तभी उसके साथ ही प्लस उसको 18 का भी आंसर कर दीजिएगा और जो ऊपर वाली लाइन है उसमें ऐड कर लीजिएगा, नीचे या ऊपर, ठीक है, या पूरा पैराग्राफ ही लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कोई जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड हमारा ऊपर एक्सप्लेन हो चुका है। डिफाइन कम्युनिकेशन, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन
कम्युनिकेशन। अब डिफाइन कम्युनिकेशंस की जो डेफिनेशंस लिखी है वो आप लिख दीजिएगा। अब क्योंकि वो एक छोटी सी है, एक में आपको अलग से डेफिनेशंस आपको कम्युनिकेशंस की और लिखूंगी, ठीक है ना। अब इसमें आपका क्या क्या करना है, अब जिस क्वेश्चन में वर्बल, इनफॉर्मल, एक्सटर्नल, इंटरनल और आपका ओरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यानी कि ये जो है तो पूरा एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन क्वेश्चंस को अलग अलग आप राइट करेंगे नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि काफी बड़ा है, सारी टाइप्स आ जाएंगी, आप इसको इन शॉर्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, आएगा। अब मैंने आपको 20 क्वेश्चंस तो बता दिए, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विच क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, और इट माइट बी पॉसिबल दैट क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम में आएगा। तो ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। हर एक क्वेश्चंस को अलग अलग राइट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इन शॉर्ट राइट कर लीजिएगा, और फिर अलग अलग जैसे आते हैं 3 नंबर के हिसाब से, तो उनको उस तरह से तैयार कर लीजिएगा। आपको जैसे भी सही लगे, जिस आंसर को लिखने में आप कंफर्ट फील करें, वैसे ही आप राइट कर लीजिएगा। अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट लिख लीजिएगा, अगर एक साथ लिखना चाहते हैं एक साथ लिखिएगा, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकता है कि डिटेल्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको वो जो सारी टाइप्स है इन शॉर्ट करनी पड़ेगी, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उस हिसाब से लिखना है, और क्वेश्चन आंसर 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, ऐसे नहीं राइट करना है। आपकी आंसर शीट जो होती है उसका कम से कम एक क्वेश्चन जो होता है 1 पैराग्राफ, यानी कि एक आंसर शीट के पेज पर आपके 2 क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। अगर आप सोचो कि 3 क्वेश्चन के हिसाब से पूरा पेज आपने भर दिया है आपका, तो वो आपका ऐसे बन जाएगा, और ऐसे में आएगी उसमें आपका, क्योंकि मालूम है एग्जामिनर को मालूम है कि इसका क्वेश्चन कितने लाइन तक आ सकता है, तो कभी भी जो है क्वेश्चंस को लेंथी करने की कोशिश मत करिएगा, आंसर केवल उसी हिसाब से लिखिए। मैंने आपको बताया कि आंसर शीट जो होती है प्लेन होती है। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, कि मैम प्लेन रजिस्टर बनाई या लाइनिंग वाली। मैंने बोला कि आपने जो भी बना लिया वो तो ठीक है, लेकिन आई प्रेफर प्लेन रजिस्टर फर्स्ट, क्योंकि प्लेन रजिस्टर से क्या होता है, क्योंकि जो आंसर शीट है आपकी स्टूडेंट्स एग्जाम में वो आपको प्लेन मिलेगी, और प्लेन में लिखने में जो हमारी जो आप प्लेन पेपर पे लिखने पे हैबिचुअल नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है। अगर आप प्लेन रजिस्टर पे लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आप जब स्टार्टिंग में आपने प्लेन रजिस्टर पे लिखने की आपने कोशिश तो करी है ना, आपकी प्रैक्टिस में, अगर आप एग्जाम में प्लेन रजिस्टर पर लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा कि आप जैसे जैसे यहाँ से लिखते चले जाएंगे तो वो क्या होगा, नीचे नीचे होता चला जाएगा। इस तरह से जो लाइनिंग आपकी स्ट्रेट नहीं होगी, लाइनिंग स्ट्रेट नहीं होगी। कोशिश भी करके देखना, पहली बार जब लिखोगे तब भी आपका यही होगा, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, हमें तो लाइनिंग वाली पे लिखने की आदत है। तो क्या होगा आपका जो, अब जब एग्जाम की शीट पर भी आप ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा, हमेशा ऐसे ही होता है, नीचे ही जाता है, तो क्या होगा, इससे इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लिखा बेशक आपने सही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, तो इस चीज से बचने के लिए और आपको, ताकि एग्जाम में प्लेन शीट पर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए अच्छा है कि आप एक प्लेन रजिस्टर मेंटेन करें। इससे क्या होगा कि आपको हैबिट में आ जाएगा लिखना आपकी, और आपको कोई फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेज है, अब इस पे लिखना है तो इधर भी लाइन खींच लें, इधर भी लाइन खींच लेते हैं, मतलब इतना 1 इंचेस इधर 1 इंचेस इधर, तो 2 इंचेस तो वैसे खा जाते हैं, गलत है। आप क्या करेंगे कि आप रजिस्टर थोड़ा सा, ठीक है, आपने इधर तो हम लोग लाइन खींचते ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डालने के लिए आपको तो आंसर नंबर डालना है कैसे भी, तो आपको तो वो डालना है, तो इधर ना खींचिए, बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इसमें कंसिडर या हल्की सी पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, बिल्कुल जो दिखेगी ना, और उसी हिसाब से आप अपना लिखते चलिए सिर्फ। क्योंकि बच्चों क्या है कि पेजेस, अब कॉपी बी कॉपी तो नहीं मिलती बोर्ड में, वो कॉपी ही खुद अपने आप में 40 पेजेस की होती है, बहुत मोटी होती है, उसमें सारा काम अपने आप आ जाता है। और क्योंकि हमारा इंग्लिश का है, जितना हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे, लेटर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कितने कितने ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस आपके पूरे हो जाएंगे, ग्रामर का वक्त तो आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। और ये आपको मैं लैब में बताऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर देनी है, आंसर आप किस सीक्वेंस में देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल पर आकर स्कूल वाला लेवल नहीं चलेगा,
कि अगर आपको, क्योंकि अगर आपका काम जो है आंसर शीट में बेशक आपने सब कुछ कर दिया है, लेकिन आपने फर्स्ट क्वेश्चन कहीं और लिखा है, सेकंड कहीं और लिखा है, फर्स्ट का 2 पार्ट्स इसमें पार्ट्स में आएंगे, कहीं फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट्स आपने यहाँ पहले लिख दिया, फिर दूसरा कहीं और नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो है आपके आंसर्स एग्जाम में आप कैसे राइट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, है ना। जैसे जैसे अब लैब में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो ऑन सैटरडे हम लोग लैब में रहेंगे, ठीक है ना। सैटरडे में या अगर जैसे भी हो, सैटरडे फिक्स होता है लेकिन अब टाइम टेबल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, हम अपने हिसाब से लैब लगा लेंगे कि अब हमें आपको लैब में बताना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, लिसन, आपने क्वेश्चन आंसर बुक में मैंने आपको मार्क करा दिए हैं, ठीक है ना। बुक में आप क्वेश्चन आंसर मार्क कर लिए हैं। अब इसमें से अब वो क्वेश्चन आंसर देखिए जो मार्क करिए, यानी कि इसमें तो पूरे ही वैसे इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन आया था इफेक्ट ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन जो एग्जाम में आ चुका है, वो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन कि अब वो रिपीट नहीं होगा, दिस क्वेश्चन विल नॉट रिपीट, कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज नीड इट, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। सेकंड आपका कि पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 क्वेश्चन है आपका, यानी कि रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशंस की एडवांटेज क्या है, यानी कि एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, लाभ, डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वही आप लिखेंगे। ये एडवांटेज ऑफ, तो शायद हो सकता है क्वेश्चन आगे भी मिले, अगर यहाँ नहीं मिला है तो भी, अगर नहीं मिलता है तो भी आप ये क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। स्पोकन और आप जो है रिटन फॉर्म्स की ऑफ कम्युनिकेशंस की दोनों लिख सकते हैं आराम से, स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये 2 क्वेश्चन हैं, शायद ये क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसको राइट कर लेंगे, वैसे आगे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, आप इसमें से आप मार्क करिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसमें से आएगा जरूर 100%। अब देखिए, मार्क दैट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइट कम इन योर एग्जाम्स। देखिए आपका है सबसे पहले जो 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 भी कर लीजिएगा, वैसे तो सारे ही चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली जिसकी आने की उम्मीद है। उसके बाद में आपका जो है 7, और उसके बाद मैंने आपको बताया 9, 7, 9, और देखिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरनल, एक्सटर्नल, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब ये जितने भी 5 आपके क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें शॉर्ट में आप लोग राइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी आपको बताए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से लिख लीजिएगा, 101% आपको इसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद में आपका टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन और के उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रीडिंग, 17, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टेक्निक्स, आपकी जो रीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। इनमें से भी आपको चैप्टर में से जितने भी मैं मार्क करा रही हूँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस, और ये जितना ड्रॉबैक्स, इनमें से आपको 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद मॉडर्न मशीन हेल्प का जो है आप कर लीजिएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो ऊपर हो चुका है हमारा, और डिफाइन कम्युनिकेशन, तो डिफाइन कम्युनिकेशन का तो नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस राइट करनी है, बहुत छोटी सी एक, फिर भी मैं अलग दूसरी आपको राइट करा दूँगी, कम से कम आंसर भी, क्योंकि 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आंसर भी हमें उस हिसाब से राइट करना है। तो डिफाइन कम्युनिकेशंस अगर आता भी है तो कुछ ना कुछ साथ में ऐड जरूर हो, कम्युनिकेशन के साथ में कुछ ना कुछ, अगर वो डेफिनेशंस मांगते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ में उनका प्लीज जरूर ऐड हो, ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने। अब रजिस्टर में देखिए आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, चैप्टर भी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो चीज़ बतानी थी मैंने बता दी। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन के आंसर सेम सिमिलर है
वो आपको राइट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने बुक में मार्क तो कर लिए, अब एग्जाम टाइम में उसको कहाँ ढूंढोगे। तो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, बेटा ड्रॉबैक्स वाले, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कम से कम ये 3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप जो है, और करने का बेटर वे यही है कि पहले आप उसको लर्न कर लो, उसको लर्न करो, समझो, और कोशिश करो कि अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। अगर ये आपसे नहीं होता है तो आप कोशिश भी मत करिएगा। अगर ओन लैंग्वेज में आपको नहीं लिखा जाता है तो आप मत करिए। जो क्वेश्चन लिखे हुए, जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो कुछ भी जो लिखा है, इसको आप लर्न करिए और उसको 1-2 बार राइट करिए। अब बात है लर्न करने का भी, देखो स्टाइल अलग अलग था। मैं तो आपको यही सोच के बताती हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट है, अभी 10th ही तो पास करिए आपने, कोई ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं पास करी, केवल आपने 10th पास करी है ना। और तो इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो लर्न करने के लिए क्या करता है, अगर बड़ा पैराग्राफ है उसको ब्रेक कर लीजिए। जो पैराग्राफ आता है, अगर लॉन्ग पैराग्राफ है, तो जैसे हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अलग लर्न कर लीजिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलग लर्न कर लीजिएगा। ये तो आप करेंगे। अगर कि जिसका आंसर और ज़्यादा बड़ा होता है तो उस पैराग्राफ को आप ब्रेक कर लीजिएगा, 2 लाइन या 3 लाइन का एक पैराग्राफ बना लीजिएगा और दूसरा फिर 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ बना लीजिएगा। इस तरह से आप पैराग्राफ वाइज लर्न करिए और उसको फिर राइट करिए। अगर आपने एक क्वेश्चन 1 बार या 2 बार भी राइट कर लिया फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो माइंड में छप जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपको इतना रहेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन राइट करेंगे। रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट करना जरूरी नहीं है, केवल आपको मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी तो जो कि जिसकी मुझे संभावना है कि आना ही आना। इस चैप्टर में से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप जो है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वो आप राइट करिएगा और उसके बाद में बाकी सब आप अपना उसमें मार्क कर लीजिए। क्लियर। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है तो वो प्लेन रजिस्टर मेंटेन कर लें। और ग्रामर के लिए भी पूछा था आज स्टूडेंट्स ने मेरे को फ़ोन करके, तो बेटा आपका जो रजिस्टर है उसमें केवल 1/4 पार्ट तो जो है थ्योरी के रख लीजिएगा और बाकी 3/4 जो पार्ट है वो रख लीजिएगा ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर वर्क हमारा ज़्यादा है, थ्योरी का तो कम है। थ्योरी में तो आपके ये 6 हमारे चैप्टर है और 6 चैप्टर में से मैं केवल आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वही मैं आपको राइट करने के लिए बोलूँगी और उसके बाद में जो लेटर्स वगैरह वो सब ग्रामर में आ जाएंगे। यानी कि थ्योरी में जो आपको राइट करना है वो केवल क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और कुछ नहीं राइट करना है, तो वही क्वेश्चन आंसर आप राइट करेंगे। उसके अलावा तो यानी कि क्वेश्चन आंसर के हिसाब से 6 चैप्टर के हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर के लिए पेजेस छोड़ लीजिएगा, यानी कि कम पोर्शन में वो रजिस्टर का आप पोर्शन बना लीजिएगा और ज़्यादा पोर्शन में आप जो है ग्रामर का पोर्शन बना के रखिए। उसी एक ही रजिस्टर में आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई और रजिस्टर नहीं आपको बनाना है। रजिस्टर तो मैं आपकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको ऑनेस्टली बनाएं या ना बनाएं। क्योंकि क्या है कि रजिस्टर आपके पास अगर बना होगा तो ग्रामर की, अब क्योंकि ये वीडियोस चल रहे हैं तो वही वीडियो अब अगर ऑफलाइन भी होगा तो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक चलते रहे ग्रामर जो भी मैं लिखवाऊंगी, ग्रामर तो बिना लिखे नहीं समझाई जा सकती, तो वो आप एग्जाम में समझेंगे, जो समझेंगे उसको नोट करते रहेंगे। तो दैट्स वाई ग्रामर मतलब टू मेंटेन ए रजिस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। जो कोई अगर इसमें जितना चैप्टर स्टूडेंट्स हो गया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई क्वेरी हो, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई आपको पैराग्राफ की हिंदी समझ में नहीं आ रही तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं ग्रुप में कैसे भी, लेकिन काम समझ जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। और जो भी है आप हैंड टू हैंड वर्क करते चले जाए स्टूडेंट्स, आप हैंड टू हैंड वर्क करते चले जाए। अगर आप कल पर छोड़ेंगे तो कल तक हमारा काम और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो ही कि आपके पास काफ़ी सारा वर्क हो जाए, क्योंकि ये खाली इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, पढ़ने तो आपको और सब्जेक्ट भी है, खाली इंग्लिश में पास करने से काम नहीं चल रहा है, आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसके लिए आपको जो है रजिस्टर मेंटेन बच्चों करना बहुत जरूरी है। और ग्रामर का जो भी मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ वो आपको राइट करने जरूरी है, उसमें हर चीज़ राइट करनी, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ग्रामर के ही आप समझ लीजिए 12 मार्क्स तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन आंसर के हैं, बाकी सारा जो आपका जो हमारा पोर्शन है वो सारा ग्रामर पर डिपेंड करता है। अब 10 में से भी आप 12 में से भी सोच लीजिए कितने हम ले सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।